नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर में एक आपका चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, स्वप्न वासुदत्तम, एक नाटक जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इस नाटक की समीक्षा से लेकर के इसका कथानक, इसकी भाषा शैली, इसकी विशेषताएं, इसमें जो तीनों पात्र बेसिकली जो मुख्य पात्रों में है उनकी विशेषताएं, उनका चरित्र चित्रण, साथ ही साथ में इस नाटक की समीक्षा, इस नाटक का 6 अंकों में पूरा नाटक आपका बटा हुआ है स्वप्न वासुदत्तम, जो कि महाकवि भास ने लिखा है। महाकवि भी है भास और साथ ही साथ में प्रमुख नाटककार भी है भास संस्कृत के। ठीक है, महाकवि कालिदास के पहले का नाटक है ये। आप समझ सकते हैं कितने महान नाटककार रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक भी आपको नाटककार के जो तत्व, मतलब नाटक के जो तत्व होते हैं या समीक्षा के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर पूरा हम परखेंगे, जांचेंगे कि आखिरकार यह नाटक कैसे रहा है। प्रथम अंक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इस नाटक का, महाकवि भास की, उसको मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। वैसे केवल प्रथम अंक को नहीं, पूरी कथानक, पूरी कहानी को आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको कहीं पर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लोक के साथ समझाऊंगा, उदाहरण श्लोकों के साथ, फिर इसमें निष्कर्ष निकालेंगे। सब कुछ आपको विशेषता से लेकर के महत्व, सारी चीजें आपको डिटेल से तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो इससे बनने वाले होंगे उसको भी मैंने लास्ट में रखा हुआ है, वह भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं और आपका सब्जेक्ट होता है संस्कृत साहित्य, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है संस्कृत में। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ता है? संस्कृत में आपको पढ़ना पड़ता है बेटा संस्कृत नाटक के बारे में और व्याकरण के बारे में। पेपर आपका क्या नाम है? संस्कृत नाटक एवं व्याकरण। इसमें आपको इकाई नंबर 4 में बेसिकली स्वप्न वासुदत्तम शामिल है। प्रथम अंक उसका आपको पढ़ना है, महाकवि भास ने इसको लिखा है। इससे पहले अभिज्ञान शकुंतलम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का 1 अंक और 2 अंक पढ़ना है आपको प्रथम यूनिट में, और 3 अंक और चौथा अंक अभिज्ञान शकुंतलम का पढ़ना है आपको तीसरी इकाई में, और चौथी इकाई में ये है। तो इकाई नंबर 4 में, जो कि ये परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा आता है, और अभिज्ञान शकुंतलम का इसके बाद में वो भी वीडियो आ जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम के। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में 2-3 वीडियो आ सकती हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस रहेगा उसको समझने में। बहरहाल आज का वीडियो देख लेंगे तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। नवीनतम बैच आपका है, उसी के तहत परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है तैयारी जो करवाई जा रही है, क्रैश कोर्स, उसके माध्यम से क्लास आपकी हो रही है। और इसका जो कोर्स है पूरा, या इसका जो पीडीएफ, बेसिकली पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी चैप्टर्स वगैरह का, या फिर लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, लाइव क्लास से जुड़ना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा परिचय, पूरा कथानक, पूरी कहानी, पात्र, चरित्र चित्रण, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ प्लॉट से लेकर के यानी सारी चीजें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। चरित्र चित्रण क्या रहा है, वातावरण कैसे रहा, परिवेश कैसे रहा, समीक्षा कैसे लिखी, इसकी जो भी क्वेश्चंस आपका यहाँ से दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब कुछ आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले हम रचना और रचनाकार का परिचय देखेंगे कि रचना आखिरकार क्या है। सबसे पहले रचनाकार, रचनाकार कौन है इस नाटक के? महाकवि भास। ठीक है, बहुत विद्वान की श्रेणी में आते हैं महाकवि भास। भास प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य के सर्व प्रमुख और सर्वमान्य नाटककारों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, क्या है ये? प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य के सर्वप्रथम या सर्वमान्य जो है विद्वानों में से एक है, नाटककारों में से एक है। कालिदास जैसे महान नाटककार भी इनके कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं के समकालीन हैं, उनसे थोड़ा पहले के ही हैं। भारतीय नाट्य परंपरा में भास का स्थान कालिदास से भी पूर्व माना जाता है, यानी कालिदास से भी पहले इनका स्थान माना जाता है, कालिदास इनके बाद में आए। कालिदास की रचना ही है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम को हम इस रचना के बाद पढ़ेंगे, इसीलिए चूंकि ये पहली रचना आपको आती है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूं ताकि आपका एक सिस्टम से चीजें बनती रहे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। स्वप्न वासुदत्तम एक नाटक का नाम है। ठीक है, ये नाटक बेसिकली सपने पर आधारित है। स्वप्न इसमें खूब दिखाया जाता है, सपना और हकीकत के बीच एक द्वंद्व चलता है। ठीक है, राजा सपना देखते हैं अपनी पहली पत्नी का, दूसरी पत्नी से शादी हो जाती है, राजनीति और प्रेम। बेसिकली इस रचना का उद्देश्य क्या है? रचना में राजनीति और प्रेम के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। राजनीति के चक्कर में प्रेम, जो राजा की पत्नी होती है, पहली पत्नी, उनको कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं राजा जो है छुपाना पड़ता है, राजा को उसका मंत्री छुपा देता है, मृत घोषित करवा दिया जाता है। अभी मैं कथानक पूरी कहानी समझाऊंगा तो उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो स्वप्न वासुदत्तम भास के सर्वाधिक लोकप्रिय नाटकों में से एक है।
और इसे उनकी प्रतिभा का सर्वोच्च शिखर माना जा सकता है कि ये कितने विद्वान है। अगर इस रचना को आप पढ़ेंगे तो इनकी विद्वता को आप मूल्यांकन कर पाएंगे, आंक पाएंगे कि आखिरकार ये कितने विद्वान रहे हैं। समय काल की अगर बात करें महोदय, तो विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो महाकवि भास का जो समय काल है दूसरी से लेकर के चौथी शताब्दी के आसपास या इसके बीच में रहा होगा। विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद रहा है, क्योंकि उस समय इतनी पुरानी जानकारी जो होती इन्हीं सब रचनाओं को पढ़ने के बाद में ही मिलती है, बहुत खोजबीन के बाद में। ठीक है, तो ये रचनाकार का थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया, जो कि महाकवि भास। भास की विशेषताएं देखिए, वो किस तरीके की शैली में लिखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, जब उनके नाटकों को आप पढ़ेंगे महाकवि भास के, तो कथानक में कौशल यानी कि स्किल और चातुर्य आपको दिखेगा, क्योंकि इनके रचनाओं में आपको चतुरता, क्लाइमेक्स, सेंज सब कुछ आपको दिखेगा। बड़ा जबरदस्त नाटक आपको मिलेगा। जो दृश्य दिखाए जाएंगे नाटक के वो भी अतीव मनोहर और सुंदर प्रतीत होंगे। इसके अलावा भावनाओं का मार्मिक चित्रण करते हैं, इमोशंस को एकदम से बयां कर देते हैं। जब आप राजा के बीच द्वंद्व देखेंगे, जब सपना राजा स्वप्न देख रहे होते हैं, उसी समय अपनी पुरानी पत्नी से प्रेम में लीन होते हैं, चूंकि पुरानी नई शादी हो चुकी पद्मावती से, लेकिन वो पुरानी रानी के प्रेम में अभी भी जो है वो लीन रहते हैं। ठीक है, उनका मंत्री बार बार पूछता है और एक और उनका जो है सलाहकार होता है। मैं आपको चीजें समझाऊंगा अभी पूरी डिटेल में, अभी आगे चल करके समझे। तो नाटकीय मोड़ जो इनका है, सस्पेंस भी इनकी रचना में आप देखते हैं नाटकीय मोड़ आता है। नाटक में उतार चढ़ाव, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे क्या होगा इसको लेकर के आपका जो है दिल बेचैन सा प्रतीत होगा जब इनके नाटकों को आप पढ़ेंगे। इस प्रकार के नाटककार हैं। जैसे आजकल की मूवी में थ्रिलर होता है जानबूझ करके कि भाई कहानी में 10-12 मोड़ दे देते हैं, तो वही नाटकीय मोड़ कहा जाता है, सस्पेंस कहते हैं। और राजनीतिक योजना, एक पॉलिटिकल योजना इस रचना में खास करके स्वप्न वासुदत्तम में राजनीति का एकदम चरम दिखाया गया है कि राजनीति के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है। राजनीति जब हावी होती है तो आदमी को क्या करने पर मजबूर कर देती है। एक राजा को भी राजनीति के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है कि एक गलत निर्णय आपको सड़कों पर ला सकता है और एक अच्छा निर्णय आपको बहुत बड़ा सम्राट बना सकता है। ठीक है, उन्हीं पर प्रेम और राजनीतिक के बीच का द्वंद्व चलता है पूरे पूरे नाटक में। तो इसका सुंदर संयोजन ये करते हैं। साथ ही साथ में संवादों में लघुता यानी छोटे छोटे संवादों का प्रयोग, स्पष्ट संवाद होते हैं। जो बातें कहते हैं वो बातें एकदम स्पष्ट रहती हैं, और जो भी बातें कही जाती हैं इनके पात्रों के द्वारा कहलवाते हैं। इनका नायक या फिर कोई भी पात्र जब कोई बात कहता है और ये उसको लिखते हैं तो एकदम से प्रभावशीलता वाली बात लिखते हैं। कोई बहुत ऐसी बातों को नहीं उसमें शामिल करते हैं जो किसी बिना मतलब के हो, यानी बिना सार्थकता के ये चीजें नहीं शामिल करते हैं। हर चीज में एक रहस्य छिपा हुआ था और एक स्पष्ट चीजें होती हैं। इस तरीके से भास के नाटकों की विशेषताएं आप लिख सकते हैं, और भी विशेषताएं मैं रखूंगा, लेकिन एक जबरदस्त विशेषताएं जो रचना का नाम है बेटा जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्वप्नवासुदत्तम। ठीक है, स्वप्नवासुदत्तम की अगर बात की तो यह नाटक 6 अंकों में बटा हुआ है। कितने अंकों में? 6 अंकों में। एक एक अंक का कथानक में विस्तार से चर्चा करूंगा अलग अलग, कि पहले अंक में क्या हुआ, फिर दूसरे अंक में कहानी ने कौन सा मोड़ दिया, फिर तीसरे अंक में कौन सा कहानी ने मोड़ लिया, चौथे अंक में क्या हुआ, पांचवें में क्या हुआ, छठवें में क्या हुआ, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल जहां पर हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अंग्रेजी से लेकर के शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी होती है, और मात्र 100 रुपए फीस में आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। अगर आप पीडीएफ नोट्स के साथ, लाइव क्लास के साथ, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास के साथ अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, उसके लिए क्या करना है अभी मैं आपको बता दूंगा। महाकवि भास ने इसे रूपक माने होता नाटक के रूप में रचा है, जिसमें हास, श्रृंगार, करुण और वीर रस का अद्भुत मेल है। यानी इसमें आपको जगह जगह पर एक मजाकिया व्यक्ति रहेगा जो राजा को बार बार हंसाता रहेगा, तो हास्य भी दिखेगा, श्रृंगार रस दिखेगा जब पद्मावती और राजा मिलेंगे, जब वासुदत्ता और राजा उदयन मिलेंगे। उदयन और वासुदत्ता इसके नायक और नायिका हैं। पद्मावती दूसरी पत्नी है, वासुदत्ता पहली पत्नी। वासुदत्ता से राजा बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, उनको मृत घोषित कर दिया जाता है वासुदत्ता को, अभी मैं चर्चा करूंगा। यह नाटक बृहत कथा, गुणाढ़य की जो रचना है बृहत कथा, उसमें वर्णित उदयन वासुदत्ता प्रसंग पर आधारित है। बृहत कथा एक रचना है जो कि गुणाढ़य ने लिखी है, गुणाढ़य विद्वान है, उन्होंने लिखी है। इस रचना में उदयन वासुदत्ता का प्रसंग वर्णित है। उसी उदयन और वासुदत्ता के प्रसंग पर यह नाटक लिखा गया है, जिसे आगे चल करके कथा सरित सागर नाम की रचना में सोमदेव नाम के विद्वान ने लिखा, और बृहत कथा मंजरी में क्षेमेंद्र ने भी इसका मेंशन किया और अपनाया। यानी सोमदेव की रचना कथा सरित सागर में भी
स्वप्न वासुदत्तम मतलब कि ये उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी है राजा की। और बृहत कथा मंजरी में भी क्षेमेंद्र की रचना है बृहत कथा मंजरी, उसमें भी आपको इस रचना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नाटक का मूल विषय क्या है, नाटक किस पर आधारित है, नाटक में क्या क्या है, इसको समझते हैं। स्वप्न वासुदत्तम नाटक की अगर बात करें बाबू, तो कथा का केंद्र बिंदु राजा उदयन, यानी कि राजा एक है उदयन, जो कि विभूति वर्धन वंश का कोसलंबी राजा है। और साथ ही साथ में वत्सराज है, वत्सराज भी कहा जाता है, वत्सराज उदयन। रानी का नाम है वासुदत्ता। इन्हीं राजा और रानी के ऊपर पूरी कहानी चलती है। साथ ही साथ में योगंधराण नाम का एक मंत्री होता है, वह भी इसमें मुख्य भूमिका में रहता है। और साथ ही साथ में एक और होता है, वो इसको राजा को हंसाता रहता है, राजा के पास रहता है हमेशा। वासुदत्ता जो है अवंती की राजकुमारी है, और इनका प्रेम राजा उदयन और वासुदत्ता का जबरदस्त प्रेम होता है, और पुनर्मिलन की प्रेम होता है। फिर जो है ये इनको मृत राजनीति की वजह से कुछ कारणों के बस में युद्ध जीतने के चक्कर में इनको मृत घोषित कर दिया जाता है, ताकि राजनीति में राजा का दबदबा बना रहे, और इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। रानी भी इससे सहमत हो जाती, वासुदत्ता भी सहमत हो जाती है कि भाई अपने राजा के लिए कुछ भी कर देंगी। पद्मावती नाम की रानी है, उसकी चूंकि दूसरी शादी करनी है, उन्हीं की वजह शादी कर लेंगे तो बच जाएंगे, तो पद्मावती से भी शादी हो जाती है। उसके बाद में लास्ट जब कहानी का मोड़ होता है, चूंकि अपने यहाँ के जो नाटक है वो सुखांत नाटक है। सुखांत माने क्या होता है, जब कहानी का अंत होगा तो हंसी खुशी के साथ होगा। ठीक है, यानी कि कहानी का अंत जो होगा वो अच्छा होगा, सुखांत होगा। और जब आप देखते हैं विदेशी नाटकों को, तो वहां का अंत जो है दुखांत होता है, यानी वहां पर दुख होता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, सुखांत नाटक होता है, कहानी में लास्ट में जब होता है तब सुखी सब कुछ होता है, यानी सब अच्छे से तरीके से हो जाता है। अब होता क्या होगा क्या बेटा, कि जब पद्मावती से भी शादी हो जाती है राजा की, राजा फिर भी पद्मावती से शादी, पद्मावती बहुत सुंदर है, वासुदत्ता से ज्यादा सुंदर पद्मावती है, लेकिन चूंकि आत्मा का मिलन हो चुका है वासुदत्ता से राजा का, उदयन का, राजा भूल नहीं पाते, बार बार सपना देखते हैं वासुदत्ता का। ठीक है, और फिर लास्ट में मिलन हो जाता है दोनों का। ठीक है, वे कहानी कैसे कैसे मोड़ लेती है, क्या क्या होता है, सब चीज आगे चल करके हम समझे कथानक में। कथा में राजनीति, प्रेम, त्याग और चतुराई का अद्वितीय समन्वय किया गया है। राजनीति और प्रेम का ऐसा समन्वय आपको और किसी रचना में नहीं दिखेगा। त्याग और चतुराई भी यहाँ पर आपको खूब दिखती है। जो मतलब कि वासुदत्ता भेष बदल करके जाती हैं और पद्मावती के साथ ही रहती हैं, दूसरा नाम से दूसरे भेष में। नाटक में स्वप्न का बिंब महत्वपूर्ण है, यानी बिंब माने जो इसका परिदृश्य है, जहां जहां पर जो भी नाटक में चीजें बताई जाती हैं, वो बिंबात्मकता इतनी झलकती है कि नाटक को अगर मंचन किया जाए तो ऐसे जो है प्रतीक विधान और बिंबात्मकता जो दिखती है वो बड़ी जबरदस्त लगेगी। पाठक और दर्शक एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उदयन रानी वासुदत्ता को मृत समझ चुका है, किंतु उसे स्वप्न में देख करके भावनाओं को ज्वार, उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। राजा पहले जानता कि मर गई, राजा को विश्वास दिलाया था कि रानी मर गई है, लेकिन तभी वो शादी करते, अन्यथा शादी ही नहीं करते। फिर उसके बाद में क्या हुआ, राजा शादी तो कर लेते, लेकिन सपने में जो है वासुदत्ता उनकी आती रहती है, और वो सपने को सही भी समझने लगते हैं, लेकिन उसको बाद में बताया जाता है कि भाई आप सपना देखते हैं। ठीक है, सपना देख रहे थे। रानी जीवित है, किंतु राजनीतिक कारणों से उसका भेष और पहचान बदल दी गई है रानी का, ताकि उदयन दूसरी शादी कर सके और राजनीतिक दृष्टि से लाभ प्राप्त हो। चूंकि अगर शादी पद्मावती से हो जाती तो इससे राजा का लाभ होता, और शादी हो भी जाती है। ठीक है, तीसरी चीजें, ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है इस नाटक की। प्रमुख स्रोत की अगर बात की है तो इसमें आप देखते हैं, प्रमुख स्रोत मैंने आपको बता दिया था, बृहत कथा की, मतलब बृहत कथा जो रचना है उड़ान है की, उससे कुछ चीजें ली गई हैं। कथा सरित सागर यानी सोमदेव की रचना, उससे भी ली गई है। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है, यहाँ से भी इसमें चीजें शामिल है। कुल मिलाकर के मुख्य स्रोत है इस नाटक को लेखन के। ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है इसमें, देखिए प्राचीन भारत में राजवंशों के बीच विवाह को अक्सर संधि नीति के रूप में उपयोग किया जाता था। यानी अगर विवाह हो जाता था किसी दो राजवंशों के बीच में, तो वो संधि पत्र के रूप में होता था, यानी अब वो राजा दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि शादी हो चुकी है। अकबर ने भी यही नीति अपनाई थी, राजपूत रानियों के साथ शादी करता था। ठीक है, राजपूतों से साथ शादी करता था, या राजपूत और मुस्लिम संबंध जो है वहां पर आप देखते हैं स्थापित होता है। ऐसे ही राजा महाराजा पहले यही किया करते थे, शादी वगैरह करके। ठीक है, इस नाटक में भी उदयन का विवाह एक राजनीतिक चाल का हिस्सा था, और उसी वजह से उदयन का विवाह पद्मावती से हो जाता है। ठीक है, साहित्यिक परंपरा देखिए अगर इस नाटक की, देखिए संस्कृत नाटकों में यह संभवतः पहला ऐसा नाटक रहा है जिसमें मृत्यु का मिथ्या समाचार आपको दिखाया गया है। यानी मृत्यु को एक झूठ मृत्यु के तौर पर बता दिया गया कि भाई वो मर गई है, फैलाया गया झूठ जानबूझ करके, ताकि शादी का राजा कर दे। और स्वप्न में साक्षात्कार होता है, जो मृत मतलब की रानी है वासुदत्ता, वो साक्षात मतलब उनका मतलब कि वो
आती हैं, वो उनको दिखती हैं राजा को, ठीक है, क्योंकि राजा प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे कथानक उपकरण यानी कि प्लॉट डिवाइसेस आपको अन्य कहीं पर नहीं मिलते हैं, इतने प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। भारतीय परंपरा में एक ऐसा पहला नाटक ये था जिसमें ऐसी चीजें हुई। नाट्य विधा और रचना की विशेषताएं अगर देखें, इस रचना की क्या विशेषताएं देखें। नाट्य विधा इसकी रूपक है ये, यानी संस्कृत नाटकों में रूपक कहा जाता है इसको। रूपक या नाटकों के रूपक के कई भेद होते हैं, उनमें से नाटक भी एक है। अंक संख्या देखें तो 6 अंकों में बटा हुआ है पूरा नाटक। रस प्रधानता अगर देखें तो इसमें श्रृंगार रस बेसिकली है, प्रमुख रस श्रृंगार रस ही है इसमें, ठीक है। और श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का अच्छा वर्णन आपको दिखेगा। एक समय राजा मतलब संयोग भी है और वियोग अवस्था दोनों आपको दिखेगी। अस्थाई भाव जो है यहाँ पर रति है, रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब पुष्टि होती है इसकी, तो ये जाकर के रस की निष्पत्ति होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि बड़ा जबरदस्त रचना है ये। श्रृंगार रस प्रधान रचना है, ध्यान रखेंगे। अन्य रस भी इसमें है, जैसे कि करुण रस भी आपको दिखेगा, वीर रस भी दिखेगा और हास्य रस भी आपको समय समय पर दिखता रहेगा। लेकिन प्रमुख रस या प्रधान रस या इसको आप कहते हैं अंगी रस, तो वो श्रृंगार रस ही है। अलंकार की बात किया तो उपमा अलंकार का खूब प्रयोग है, रूपक अलंकार का बढ़िया प्रयोग है, उत्प्रेक्षा श्लेष संदेह विरोधाभास ऐसे तमाम प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इस रचना में आपको यह तत्व दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर छंद की बात करें तो इस रचना में छंद कौन सा है बेटा, छंद देखें। छंद की अगर बात की तो नाटक में पद्यांश विभिन्न संस्कृत छंदों में रचे गए, अलग अलग पद्य जो हैं अलग अलग छंदों में आपको दिखेंगे, जैसे कि अनुप्रास युक्त श्लोकों का प्रयोग इसमें किया गया है, बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है, शार्दुल विक्रीडित छंद का भी प्रयोग आपको मिलेगा, बसंत तिलका छंद, इंद्रव्रजा छंद, ये सब छंद के प्रकार हैं। और छंद ये सभी छंद आपको स्वप्नवास दत्ता जो कि महाकाव्य भास की रचना है, नाटक है, उसमें आपको मिलेगा। भाषा की बात करें तो भाषा संस्कृत है, संस्कृत गद्य और पद्य का मिश्रण किया गया है, संवाद सरल लेकिन प्रभावपूर्ण है, पद्यांशों में लयात्मकता और सौंदर्य भी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये आपकी रचना के परिचय एक प्रकार से देखा, रचना का परिचय और रचनाकार का परिचय। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम और स्वप्नवास दत्तम नाटक के पात्र परिचय को समझते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं इसमें, ठीक है, और उनकी क्या विशेषताएं हैं उन पात्रों की। सबसे पहला जो पात्र इसमें आता है, पात्र को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस आप जमा करके 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। स्वप्नवास दत्तम अभिज्ञान शकुंतलम और जितने भी आपके पहले मतलब इकाई नंबर 1 है, जैसे भास घोष भवभूति भट्टनारायण विशाखदत्त, ये सभी नाटककारों की विशेषताएं वगैरह चैप्टर 1 2 सब आपको मिलता रहेगा। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सभी सब्जेक्ट का। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम, प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, प्रथम सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको फीस कैसे पेमेंट करना, आपके पास एक QR कोड सेंड किया जाएगा या स्कैनर, इसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। और अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी, यानी जो आपके घर में चलाता हो, आप उससे जो है ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवा सकते हैं, मात्र 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वहीं पर लाइव क्लास मानते हो जाते तो उसकी वीडियो लेक्चर जो पुरानी वीडियोस हैं उनसे मिल जाएंगी जो क्लास हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको यहीं पर वीडियो के बाद में सब इंपॉर्टेंट PDF मिलेगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी, परीक्षा में आप उसके रिवीजन कर पाएंगे। और इसमें PDF जो होगा, इसमें MCQ टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे विथ आंसर और विस्तार से आंसर होंगे। साथ ही साथ में इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस की श्रृंखला भी आने वाली है। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, कैसे लिखना है। और व्याख्या भी मैं प्रयास करूंगा कि व्याख्या के लिए भी आपके लिए PDF बना दिया जाए। व्याख्या की भी PDF बनेगी, संस्कृत की हो चाहे जिसकी हो। अब इसमें क्या होगा, केवल एक सब्जेक्ट, केवल संस्कृत की फीस 100 रुपए नहीं है, संस्कृत के साथ साथ आपका हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। बेसिकली आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो रही है। ये बहुत बड़ी आपकी समझिए कि बहुत बड़ी छूट है आपके लिए। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरा PDF नोट्स तैयार किया जा रहा है, वो सब आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर, तुरंत हमारे से जुड़ जाइए मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। ये लेक्चर सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू मतलब कि प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहां पर भी हिंदी संस्कृत समझी जाती है, संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर भी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, स्वप्नवास दत्तम नाटक आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी नाटक मतलब संस्कृत नाटक अगर आप पढ़ेंगे
महाभास का यह नाटक आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे राजा, और सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस में पढ़ाता भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे विश्वविद्यालय, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां शाकंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे कैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्वप्न और सत्तम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ऐसे सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। चलिए, इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप जो है एसएमएस कीजिए, तुरंत एसएमएस कीजिए और तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में सभी को जुड़ना चाहिए। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो आपको पढ़ना होगा, एग्जाम में आप पढ़ लीजिएगा। अब सबसे पहले पात्र परिचय में पुरुष पात्र को देख लेते हैं। पुरुष पात्रों में सबसे इंपॉर्टेंट और जो इस नायक है, मतलब कि इस नाटक के नायक हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजा उदयन। राजा उदयन की अगर बात की जाए तो वत्सनगर के राजा हैं, जो न केवल युद्ध में निपुण हैं बल्कि बीणा वादन में भी माहिर हैं, यानी कि बीणा भी अच्छी तरीके से बजा लेते हैं राजा उदयन, ठीक है। इसके साथ ही साथ राजा उदयन की और विशेषता क्या है? राजा उदयन की और भी विशेषता ये है कि राजा उदयन जो है, स्वभाव इनका जो है कैसा है? स्वभाव की अगर बात की जाए तो साहसी है स्वभाव से, इमोशनल भी है, यानी संवेदनशील भी है अपनी पत्नी को लेकर के, और प्रेम में गहरे हैं, यानी प्रेम जब करते हैं तो एकदम से बढ़िया प्रेम करते हैं। प्रेम में कोई जो है वो नहीं करते कि प्रेम अगर किया है तो निभाना भी जानते हैं, और राजा बहुत अच्छे तरीके से प्रेम मतलब की जो वासुदत्ता है उनसे करते हैं, इसीलिए बार बार वो सपने में आती है, इसीलिए इस नाटक का नाम भी रखा गया स्वप्न वासुदत्तम, ठीक है। राजनीति के लिए अपने निजी सुख का त्याग कर देते हैं, राजनीति के लिए निजी सुख मतलब कि अपनी पत्नी को एक प्रकार से छोड़ देते हैं, ठीक है। आप सोचो, निजी सुख भी छोड़ देते हैं। भूमिका इनकी क्या है? वासुदत्ता से विवाह पहले करते हैं, उसके बाद राजनीतिक के दबाव की वजह से राजनीति में दबाव पड़ता है, या ऐसा मोड़ आता है कि अपनी रानी को मृत घोषित करना पड़ता है, ताकि मगध की राजकुमारी जो है पद्मावती, उनसे शादी कर ले और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले। क्योंकि मगध साम्राज्य उस समय सबसे पावरफुल साम्राज्य था। मगध साम्राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है, कौन? पद्मावती। और उन्हीं पद्मावती से शादी करना जो है इनके लिए अनिवार्य था कि भाई अगर शादी नहीं करोगे तो तुमको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और अगर युद्ध लड़ोगे तो हार जाओगे, या दूसरा जो युद्ध आपसे राजा आएगा, आपका चढ़ाई करेगा, तो मगध आपकी रक्षा करेगा। और मगध जैसे साम्राज्य का अगर किसी को साथ मिल जाए तो मानो उस समय बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में इसका जो मंत्री था योगन, उसने प्लान बनाया, सभी लोगों ने बैठ करके मंत्रणा की गई और प्लान बना कि भाई रानी को मृत घोषित कर दो कि रानी मर गई है, ताकि दूसरे शादी हो जाए, ठीक है। रानी को मृत घोषित कर दिया गया, रानी बेस बदल करके अलग रहने लगती है और पद्मावती से इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। विशेषता अगर देखें इसमें क्या चीजें हैं, विशेष रूप में अगर देखें तो विशेषता उसकी स्थिति एक ऐसे राजा की है जो व्यक्तिगत और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है, और इसमें राजनीति और प्रेम के बीच में द्वंद्व फंसा हुआ है। एक तो व्यक्तिगत निर्णय उसका क्या है, उस वासुदत्ता से चूंकि प्रेम करता तो प्रेम में एकदम से लिप्त रहे, प्रेम को ना छोड़े, लेकिन दूसरा कि वो राजा है, अब उसका कर्तव्य क्या है कि वो संधि कर ले और शादी कर ले, ठीक है। तो उसने क्या किया, राज्य कर्तव्य को निभाया और प्रेम को पीछे छोड़ा यहाँ पर, और रानी ने उसका साथ दिया पूरा। उदयन का चरित्र हमें यह सिखाता है बाबू कि शासक के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सुख त्याग करना पड़ता है। एक राजा केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, वो संपूर्ण व्यक्तियों का एक प्रकार से कहीं ना कहीं मुखिया होता है। राजा जैसा करेगा वैसा उनका जो है प्रजा करेगी। राजा को अपने व्यक्तिगत सुख को त्यागना पड़ता है, व्यक्तिगत सुख उसको भूल जाना पड़ता है एक राजा को, ठीक है। परंतु यह त्याग अंदर ही अंदर उसे तोड़ देता है, ये किसको? जो नायक है उदयन, ठीक है। जब भले ही उसको कितना भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का बताए, लेकिन उसके अंदर भी एक दिल होता है, ठीक है। इसलिए वह भी उन चीजों पर मतलब कि फोकस तो करता है राज कर्तव्यों पर, लेकिन उसका दिमाग जो है लगा हुआ रहता है किसमें? वासुदत्ता में, और इस तरीके से उसको बार बार वही सपना आता रहता है। दूसरा पात्र है इस नाटक का, पुरुष पात्र में योगन धरायण की अगर बात की जाए तो राजा उदयन का क्या है? ये उदयन का प्रधानमंत्री है और राजनीतिक सलाहकार है। कोई भी पॉलिटिकल मसला होता है, राजनीतिक मसला होता है तो राजा योगन धरायण से पूछते रहते हैं। स्वभाव इसका कैसा है योगन धरायण का? ये अत्यंत चतुर है, योजनाबद्ध है और दूरदर्शी है, इसीलिए इसी ने प्लान पूरा बनाया था योगन धरायण ने। रानी को भी पता था, रानी को बता करके चीजें करी गई थी। भूमिका क्या है?
पूरी कहानी का मास्टर प्लानर है ये। वही यह योजना बनाता है कि वासुदत्ता को मृत घोषित कर दिया जाए ताकि मगध के साथ संबंध मजबूत हो सके। विशेषता इसकी है कि योगेंद्राण ने न केवल राज्य का रक्षक है ये, बल्कि कहानी में सभी घटनाओं की डोर भी इसी के हाथ में। पूरी कहानी जो है योगेंद्राण के इर्द गिर्द ही घूमती है। जिधर चाहे योगेंद्राण उधर कहानी की दिशा को मोड़ सकता है, दशा को बदल सकता है। ठीक है। योगेंद्राण की अगर बात की जाए तो योगेंद्राण का चरित्र राजनीति की चालों का जीता जागता एक उदाहरण है, जहां लक्ष्य राज्य का भला होता है, भले ही रास्ता कठोर हो, लेकिन जो है राज्य का भला होना है और राज्य का ऐसा सलाहकार अगर हो जाए तो राजा बहुत आगे तक जाए। योगेंद्राण एक अच्छा मंत्री है, एक अच्छा सलाहकार भी है। तीसरा जो पात्र है पुरुष पात्रों में, मेन पात्र में, वो है वसंतक। वसंतक जो है यहाँ पर मैंने इमोजी हंसने के लिए लगा रखी, क्योंकि ये एक हंसाने वाला व्यक्ति। कपिल शर्मा को जानते हैं तो कपिल शर्मा जैसे है, राजा को बार बार ये हंसाता रहता है। राजा को अगर दुखी होते राजा तो उनके लिए कुछ ऐसा जोक वगैरह मारता रहता है। ठीक है, वो व्यक्ति है ये। परिचय इसका है, उदयन का विदूषक है और निजी मित्र है। मित्र भी है, विदूषक मैंने उसका विनोद वगैरह हास्य विनोद के लिए करते रहते हैं, समय समय पर राजा से बातचीत हुआ। स्वभाव इसका बिल्कुल कैसा है, स्वभाव हसमुख स्वभाव का है, चतुर है, समय समय पर गंभीर बातें भी करता है, लेकिन बीच बीच में मजाकिया अंदाज भी इसका आता रहता है। भूमिका क्या है इसकी वसंतक की, राजा का तनाव कम करता है। राजा टेंशन में होते तो उनको टेंशन से मुक्त करता है। कोई भी संदेश किसी का पहुंचाना हो तो राजा के पास यही संदेश पहुंचाता है उदयन, मतलब कि ये वसंतक। और कभी कभी गुप्त कार्यों में भी सहायता करता है, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था में भी विशेष माहिर है ये। विशेषता हंसी मजाक के बीच सच्ची वफादारी और समझदारी दिखाने का काम यह करता है। वसंतक से यह सीख मिलती है बेटा कि विदूषक केवल हास्य का पात्र नहीं होता, बल्कि संकट में राजा का सहायता भी करता है। इसलिए एक सलाहकार है, एक विदूषक है, हास्य व्यंग करने और चुटकुला सुनाने वाला है, लेकिन वह फिर भी वह राजा के अंतिम क्षणों में राजा को सलाह भी देता है, राजा के साथ वो लड़ भी सकता है। यानी कि एक सलाहकार ही नहीं बल्कि हर मामले में आप देखते हैं ये राजा के साथ रहता है। चौथा पुरुष पात्र है वो है भट्ट। भट्ट माने अंगरक्षक है राजा का ये। परिचय, महल और राजा की सुरक्षा करने वाला एक योद्धा है ये। भूमिका इसकी क्या है कि मंच पर युद्ध और सुरक्षा का माहौल तैयार करना। विशेषता ये पात्र भले ही संवाद कम बोलते हो, जो अंगरक्षक हो, लेकिन उनकी उपस्थिति कथा को वास्तविकता देती है। और राजा जब के पीछे जब एक गनर खड़े होते हैं, गनर समझते हैं, वही गनर को अंगरक्षक कहते हैं। तो वट नाम का एक गनर है, मतलब कि अंगरक्षक है जो खड़ा रहता है। सहायक पात्र कहानी को जीवंत बनाने में उतने ही जरूरी होते जितने कि मुख्य पात्र जरूरी होते हैं। ये पुरुष पात्रों में चार मुख्य पात्र है। बसंतक हो गया जो हंसाने वाला है, योगेंद्राण हो गया जो मंत्री है, भट्ट है यानी कि जो एक प्रकार से क्या करता है, राजा का रक्षा करता है, और जो राजा है स्वयं उदयन वत्सराज है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। महिला पात्रों की बात की तो रानी स्वयं वासुदत्ता जो है वो इसमें है। रानी वासुदत्ता की अगर बात की जाए तो परिचय समझे, अवंती की राजकुमारी है ये, उदयन की पहली पत्नी है। अवंती भी उस समय एक जनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था, लेकिन मगध महाजनपद बहुत बड़ा महाजनपद था। अवंती की राजकुमारी थी, उदयन की पहली रानी। ठीक है, स्वभाव इनका था, सुंदर थी, धैर्यशील थी और अत्यंत त्यागी थी। अब राजा को छोड़ करके कहती हाँ दूसरी शादी कर लो, ऐसी पत्नी कहीं मिलेगी कि कहे कि तुम जो है दूसरी शादी कर लो। ठीक है, ऐसी पत्नी है वो, यानी कि वो एक प्रकार से एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाती है। राजनीति के कारण अपना अस्तित्व छिपा लेती है और दूर से अपने पति के भले की कामना करती है। एक ऐसी पत्नी, ये पत्नी आज के युग में मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये अपने पति के लिए इस तरीके की सोच रखती हूँ। विशेषता इसमें क्या लिखेंगे, अंत में जब सच सामने आता है तो उसका संयम और त्याग दर्शकों को भावुक कर देता है। जब रानी और राजा मिलते हैं लास्ट में, आदमी एकदम से प्रसन्न हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस तरीके का ये रचना है कि भावुक कर देती, इमोशनल कर देती पूरी रचना। वासुदत्ता का चरित्र त्याग और धैर्य का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह बात ध्यान रखेंगे। दूसरी जो रानी है जिससे शादी होती है, जो मगध राजकुमारी है, पद्मावती। पद्मावती की बात की जाए तो पद्मावती कौन है बेटा, पद्मावती मगध की राजकुमारी है और उदयन की दूसरी पत्नी है। ठीक है, स्वभाव इनका कैसा है, कोमल है, उदार है और समझदार भी ये भी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है पद्मावती। ठीक है, भूमिका क्या है, वासुदत्ता के प्रति अपनापन दिखा करके कहानी में मेल मिलाप का भाव लाती हैं और बाद में आप देखते हैं ये एक्सेप्ट करती हैं, वासुदत्ता भी इनको और ये भी इनको, दोनों साथ साथ रहने का एकदम से प्लान कर लेती हैं। ये है एक प्रकार से भारतीय महिलाएं, दो पत्नियां एक साथ रह लेती हैं। विशेषता लिख सकते हैं कि राजनीति का हिस्सा बनने के बावजूद उसका दिल मानवीयता से एकदम से भरा हुआ है।
पद्मावती से यह सीख मिलती है कि संबंध केवल राजनीति से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से भी बनते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके के ये एक प्रकार से जो है इसकी पात्राएं हैं। अगली पात्रा है दूतिका, सहचरिया, तमाम सारी दूत वगैरह जो होती है, दासी वगैरह। परिचय, रानियों के संदेश और योजनाएं, मतलब योजनाएं पहुंचाने वाली महिलाओं को दूतिका या सहचारिकाएं कहते हैं। भूमिका क्या है इनकी? गुप्त संदेश पहुंचाना, भावनाओं को साझा करना और कथा में आगे बढ़ने का माध्यम बनना। विशेषता, इनके माध्यम से कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं कहानी में। ठीक है, सहचरिया नाटक में गुप्त योजनाओं और भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रमुख साधन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस नाटक में कुल मिलाकर के 4 पुरुष पात्र हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं और 2 स्त्री पात्र हैं और बाकी और तमाम दासियां वगैरह हैं। 3 पात्र बेसिकली मान सकते हैं, तमाम दासी वगैरह हैं। मुख्य पात्र में पद्मावती, वासुदत्ता महिलाओं में, और पुरुषों में बसंतक, योगंधराण और राजा उदयन। ये 5 पात्र प्रमुख रूप से इसमें सामने आते हैं। तो पात्र परिचय समझा, रचनाकार का परिचय, रचना के बारे में आपने समझा। अब मैं कथानक को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला अंक, पहले अंक की घटना या कहानी क्या होती है उसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। अब पहला अंक क्या आता है बाबू? पहला अंक कहानी का आता है स्वप्न वासुदेव नाटक का। समझने का प्रयास कीजिए। पहला अंक, आरंभिक दृश्य, जैसे पर्दा उठता है, वहां पर क्या क्या कौन कौन से लोग आते हैं। देखिए, राजा उदयन की पत्नी वासुदत्ता, जो कि रूप, गुण और प्रेम में अद्वितीय है, इसके समान कोई नहीं है। चाहे वो उसके रूप सौंदर्य की बात करें, उसके अंदर की क्वालिटी की बात करें या प्रेम करने की कलाओं की बात करें, सब में निपुण है वासुदत्ता। अवंती की राजकुमारी है और एकदम से परफेक्ट है, एक रानी के तौर पर एक परफेक्ट रानी है। पर राज्य की राजनीति ने संकट ला दिया और इस तरीके से राजा अपनी पत्नी के साथ खुश था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो होता यह है कि भाई राजनीतिक संकट आता है और ऐसे राजनीतिक संकट में एक मंत्री होता है राजा का, उसका नाम है योगंधराण। वो सोचता है, क्या सोचता है मंत्री योगंधराण? सोचता है कि राजा को बचाने के लिए क्या करता है, राजा को बचाने के लिए मगध से संधि करना जरूरी है, ऐसा वो कहता है। और उसके लिए राजा को मगध की राजकुमारी पद्मावती से अगर विवाह कर लेता है राजा, तो मतलब कि मगध से संधि हो जाएगी और मगध जो है साम्राज्य से मतलब की रक्षा, मगध साम्राज्य भी रक्षा करेगा आने वाले सभी के लिए, क्योंकि मगध साम्राज्य से मित्रता हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। ठीक है, तो इसलिए प्लान बनाया जाता है। लेकिन होता यह है कि समस्या यह है कि उदयन पहले से ही वासुदत्ता के पति हैं, शादीशुदा व्यक्ति हैं। ऐसे में अब क्या खबर फैलाई जाती है कि वासुदत्ता मर गई हैं। ठीक है, यहां नाटक में राजनीतिक यथार्थ की शुरुआत होती है, निजी जीवन पर राज्य का बोझ आता है। यहाँ पर मृत्यु की योजना बनाई जाती है रानी की, वासुदत्ता की मृत्यु की योजना, पूरा प्लान सेट किया जाता है। प्लान क्या है? योगंधराण की चाल चलती है। योगंधराण एक चाल बनाता है, एक प्लान बनाता है, योजना बनाता है मंत्री। वासुदत्ता के आग में जल करके मरने की बात करता है और वहां पर तंबू में आग लगा देता है और वो कहता है कि भाई रानी जल करके मर गई। अफवाह फैला दी जाती पूरे नगर में ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि रानी वासुदत्ता का देहांत हो गया है, सभी को लगे कि वह अब नहीं है। वासुदत्ता खुद त्याग करके इसमें सहयोग देती है, यानी वासुदत्ता को भी पता है, वासुदत्ता जो है खुद कहती है कि हाँ हमको जला दो, हम मरा हो घोषित होते हैं, हम चले जाएंगे अलग, हम जो है अपना भेद बदल लेंगे, अपना नाम बदल लेंगे, सब कुछ बदल करके वो निकल जाती है। श्लोक यहाँ पर एक आता है उदाहरण के रूप में, क्या आता है? राजस्य हित कामयः त्यक्तम मम प्राण वल्लभम, यानी कि राज्य के भले के लिए, राजस्य हित कामयः, राज्य के भले के लिए, त्यक्तम मम प्राण वल्लभम, मैंने अपने प्राणों से प्रिय जो पति हैं, हमारे प्राणों से प्रिय पति हैं, उनको भी मैंने छोड़ दिया, ऐसा इसमें वर्णन आता है। यानी कि वासुदत्ता के कथन है कि वासुदत्ता कहती है कि मैंने अपने प्राणों से प्रिय पति को, ठीक है, बस केवल उनकी जो है ताकि उनकी रक्षा हो सके, पूरे राज्य की रक्षा हो सके, उसके लिए उनको छोड़ दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर एक कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब वहां पर ये अपना भेद बदल करके जंगल में निकल जाती है। ठीक है, और इस तरीके से पहला अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यह वासुदत्ता के चरित्र का सबसे बड़ा बलिदान है। प्रेम से ऊपर उन्होंने कर्तव्य को रखा। कर्तव्य जहां पर और प्रेम दोनों के बीच में द्वंद्व हो, वहां पर कर्तव्य आगे रख करके आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए, यही आपको इतिहास बताता है। आश्रम की ओर यात्रा करती हैं फिर वो, ठीक है, एक आश्रम की ओर जाती हैं।
योगंधराण और वासुदत्ता साध्वी यानी परिचारिका भेष में मगध के पास एक आश्रम में पहुंचते हैं। वो भी जाता है, योगंधराण जो मंत्री है वो भी जाता है, और वासुदत्ता जो है रानी वो भी जाती है भेष बदल करके। यही पद्मावती रहती जिस आश्रम में जाते हैं, जिसमें जिसे भविष्य में उदयन की पत्नी बनना है। वासुदत्ता अब अवंतिका के नाम से अपना नाम अवंतिका बताती है और पद्मावती के साथ ही रहने लगती है, क्योंकि पद्मावती भी उसी आश्रम में उस समय रह रही थी। ठीक है, और पद्मावती जो कि आने वाले समय में मगध की राजकुमारी वो है, उस आश्रम में रह रही थी, उन्हीं के साथ ये भी रहने लगती हैं और अपना नाम अवंतिका बताती हैं। ठीक है, इस श्लोक समझे उदाहरण के रूप में, विपिने मृग सावाक्षी साध्वी वा साम्यहम, वो मृगनयनी मैं इस वन में साध्वी बन करके रह रही हूँ। ठीक है, यानी वो मृगनयनी मतलब वो मृगनयनी मैं इस वन में साध्वी बन करके रह रही हूँ। ये एक प्रकार से विपिने मृग सावाक्षी साध्वी वा साम्यहम, ये एक प्रकार से यानी कि वो जो है वासुदत्ता जो है उस जंगल में क्या बन करके रह रही है, एक साध्वी के रूप में जीवन यापन करना शुरू कर देती है। छद्म भेष का प्रयोग यहाँ पर होता है। संस्कृत नाटकों की यही खासियत है कि भेष बदलना खूब आपको दिखाया जाता है, अधिकतर नाटकों में यही चीजें मिलेंगी। इससे भविष्य के नाटकीय मोड़ संभव होते हैं। ठीक है, अगला जो कहानी का मोड़ आता है पहले अंक में, उदयन का अंतर्द्वंद। महल में यहाँ पर उदयन को वासुदत्ता की मृत्यु का समाचार मिलता है कि वासुदत्ता की मृत्यु हो जाती है। उसके मन में यादें उमड़ पड़ती हैं। वासुदत्ता की मरने की खबर राजा को पहुंचती है और राजा सही में मान लेते कि हाँ रानी मर गई है। ठीक है, पीड़ा की धुन, प्रेम की बातें, साथ बिताए पल, सब कुछ राजा को याद आते हैं। जब आपको बता दूं कि जब प्रेम होता है किसी को, और प्रेम में जब प्रेमिका साथ में होती है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वही प्रेमिका आपको छोड़ करके चली जाती है, या आप उसको बिछड़न कहीं किसी तरीके से अलग हो जाते हैं किसी कारण के बस में, तो जो चीजें उस समय अच्छी लगती थी जब आप संयोगावस्था में थे, एक साथ थे, जो चीजें अच्छी लगती थी वही चीजें वियोगावस्था में बुरी लगने लगती है। वही सेम चीज राजा उदयन के साथ हो रहा है। जो बीड़ा की धुन रानी को सुनाते थे, वो बीड़ा की धुन से उनको जलन होने लगती, नफरत होने लगती है। जो प्रेम की बातें करते थे वो सब याद आने लगती हैं। साथ बिताए पल सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा है। फिर भी राज्य के भले के लिए वह पद्मावती जो कि मगध राज की राजकुमारी है उनसे विवाह करने के लिए राजा तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से कहानी का ये मोड़ आगे बढ़ता रहता है। स्वप्ने अपि यानामम चेतसी विहन्नुतासीत, यानी जो स्त्री मेरे सपनों से भी अलग नहीं हो पाती थी आज जीवन से विलग हो गई है, ऐसा राजा कहते हैं। राजा क्या कहते हैं, राजा का कथन है कि जो स्त्री मेरे सपनों से भी अलग नहीं हो पाती थी, स्वप्ने अपि यानामम चेतसी विहन्नुतासीत, यानी कि जो स्त्री जो जो है स्त्री हमारे सपनों से नहीं अलग हो पाती थी, आज वह हमारे जीवन से विदा हो चुकी है, विलग हो चुकी है। ऐसा राजा के मन में एक प्रकार से प्रेम के अंगारे फूट रहे हैं, विरह की ज्वालाएं भड़क रही हैं। और इस तरीके से राजा जो है विलाप तो कर नहीं सकते, चूंकि राजा हैं, उनके अंदर ही अंदर जो है चीजें साल रही हैं, उनके अंदर ही अंदर ये चीजें जो है उनको आह्लादित कर रही हैं। यहाँ नायक के मन में विरह श्रृंगार और करुण रस का अद्भुत मेल दिखाया जाता है। कभी राजा के मन के अंतर्द्वंद रोता हुआ दिखाई पड़ता, जो शोक जो है नामक अस्थायी भाव उत्पन्न करता है, करुण रस की निष्पत्ति करता है विभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से। और वहीं पर कहीं पर नायक के मन में विरह श्रृंगार की वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है, नायक और नायिका इस समय बिछड़ चुके हैं और यहाँ पर वियोग श्रृंगार एकदम से पूर्ण दशा में है। ठीक है, और इस तरीके से चीजें होती। तो पहले अंक में चीजें हो जाती। तो पहले अंक में क्या क्या था, वासुदत्ता का त्याग होता है, योजना में शामिल होना, योगंधराण की राजनीतिक रणनीति बनाई जाती है, आश्रम में वासुदत्ता का नया जीवन शुरू हो जाता है अवंतिका के रूप में, उदयन का आंतरिक संघर्ष और पद्मावती से विवाह का निर्णय यहाँ पर पहले अंक में हो जाता। तो पहले अंक का यह सारांश है जो मैंने आपको बता दिया। पहला अंक में क्या होता है, सारी चीजें हो गई, एक प्लान बन जाता है कि भाई रानी आग लग गई है और रानी मर जाती है, राजा को खबर मिलती है, राजा के बीच में अंदर द्वंद्व चलता है और रानी जो है वो उदयन और योगंधराण दोनों जो है एक साध्वी का भेष धारण करके पद्मावती जहां आश्रम में रहती वहीं पर जाकर के लोग भी रहते हैं, अपना नाम अवंतिका बताते हैं। और इस तरीके से कहानी यहीं पर पहला अंक समाप्त होता है। पहला अंक पूरी कहानी की नींव रखता है, राजनीति बनाम प्रेम, छद्म भेष और त्याग की बात करता है। यहीं पर दूसरा अंक उसके बाद में शुरू होता है। दूसरा अंक डालेंगे, दूसरे अंक में क्या होता है, प्रेम पहचान का आरंभ होता है। वासुदत्ता अवंतिका जो बनी है अब पद्मावती की देख रेख में रहती है,
दोनों भ्रम में एक दूसरे की पहचान नहीं जान पाती है, ना तो पद्मावती के बारे में वो जानती है, ना वो उसके बारे में वो जानती है, लेकिन सहज ही आपस में गहरी मित्रता दोनों में हो जाती, पद्मावती और जो है अवंती, पद्मावती में और वासुदत्ता में मित्रता हो जाती है। सहज संवाद उदाहरण के रूप में आपको दिखाया गया है। पद्मावती कहती है, नयताम रूपेण प्रियतमा तम युतु वधूमेव मुदिता। क्या कहती है? नयतान रूपेण प्रियतमा, मेरा सौंदर्य कम हो पर तुम तो अपनी साथी जैसी सुंदर लग रही हो। ठीक है, तम युतु वधू में मुदिता, योगन धारण कैसे, ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है। यह मित्रता कहानी में विवाह संबंध की तैयारी से पूर्व भावात्मक गहराई लाती है। यह अंक प्रेम, सम्मान और इंसानी जुड़ाव की शांति को दर्शाता है। दूसरी बात, राजस मनोरथ और मन का द्वंद्व चलता है। उदयन यहाँ पर क्या है, पद्मावती से सगाई कर लेते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन उनका दिल वासुदत्ता में ही लगा रहता है। वसंतक जो कि राजा का जो है हंसा, मतलब कि विदूषक है, राजा का हंसी मजाक के लिए रखा गया है, राजा का मन बहलाने के लिए है, उससे बातचीत करता है। उदयन स्वीकार करता है कि पद्मावती भले ही सुंदर हो पर वासुदत्ता जो है उसका स्थान उसके दिल में अब भी सर्वोच्च है। वासुदत्ता का स्थान कोई नहीं ले सकता, भले ही वो कोई अप्सरा ही क्यों ना हो। ठीक है, संवाद देखें। संवाद में राजन कहते हैं, क्या कहते हैं, पदम रम्यति भावेत हृदयम विचकिरे विचिरकिरे वासुदत्ताई एवो, यानी पद्मावती सुंदर है, पदम रम्यति रम्यति भावेत, पद्मावती सुंदर है, हृदयम विचरे क्रिय वासुदत्ताई एवो, पर मेरा दिल अब भी वासुदत्ता के लिए ही धड़कता है। ऐसा राजा कहते हैं किससे, विदूषक से। ठीक है, विदूषक माने क्या है, वसंतक जिसका नाम है। यह बिंदु दर्शाता है कि नायक की संवेदनशीलता और प्रेम की गहराई कितनी अस्थिर और कितनी प्रभावशाली है। ठीक है, ये नोट्स मैंने इतना जबरदस्त, इतना टाइम, कम से कम 4 घंटे लगे इस नोट्स को तैयार करने में आपके लिए। ये बड़ी मेहनत का फल है जो आप ऐसे देख पा रहे हैं। बाकी ये रचनाएं, ऐसे लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरी बात, स्वप्न का प्रसंग उत्कर्ष होता है। पद्मावती को सिरदर्द होता है, महल के समुद्र गृह में बिजली, मतलब बिजली जो है बिजली बिस्तर पर पड़ी हुई है। राजा सपना देखते हैं, क्या सपना देखते हैं कि पद्मावती को सिरदर्द होता है, महल के समुद्र गृह में बिजली बिस्तर पर पड़ी है। उदयन और वसंतक वहां पहुंचते हैं। उदयन सो जाता है, तभी अचानक वासुदत्ता वहां पर रहती सपने में और सोचती है कि यह पद्मावती है, लेकिन जब उदयन उनकी ओर हाथ बढ़ाता है और उनका नाम फुसफुसाता है, ये क्षण कहानी का चरम बिंदु बन जाता है। ठीक है, स्वप्न श्लोक क्या है, स्वप्ने अपि त्वद्योगम अहम प्रियतमा नाम स्मरामि तव, तुम्हारा नाम इतना प्रिय है कि स्वप्न में भी तुम्हारा स्पर्श मैं महसूस करता हूं, ऐसा राजन कहते हैं। वासुदत्ता तुरंत भाग जाती है कि कहीं योजना का पर्दा खुल ना जाए, और इस तरीके से चीजें होती रहती हैं। कई सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। यह दृश्य नाटक का सबसे संवेदनशील और मनमोहन पल है, जहां प्रेम की ताकत सर्वोपरि दिखाई गई है। चौथी बात, युद्ध आगे की सूचना मिलती है। वापस राजनीति की ओर आते हैं। महल में संदेश आता है कि अरुणी से युद्ध शुरू होने वाला है। अरुणी एक राज्य है, वहां से यह उदयन को स्वप्न स्थिति से बाहर खींचता है। जब राजा ये सब स्वप्न ही देख रहे होते हैं, स्वप्न का जो मनमोहक वर्णन में बताया, स्वप्न में ही वासुदत्ता से मिलते हैं। तो जब आते हैं, इसको राजा को जगाया जाता है कि भाई, तो राजा स्वप्न से बाहर आते हैं और युद्ध के लिए उत्साहित होकर के बाहर निकल जाते हैं राजा। ठीक है, सपना छोड़ करके। शुक्ला डी पॉइंट कहता है कि यह दिखाता है कि नायक के जीवन में प्रेम और कर्तव्य दोनों का समन्वय कैसे बनता है। मन की पीड़ा के बीच भी जिम्मेदारी उसे आगे ले जाती है और वह एक प्रकार सपने को भूल करके और युद्ध के लिए तत्पर होता है। दूसरे अंक का सारांश अगर देखें तो लिखिए, दूसरे अंक में होता यह कि मित्रता, वासुदत्ता और पद्मावती के बीच में स्नेह होता है, मित्रता बढ़ जाती है। प्रेम की स्मृति भी दिखाई गई है। उदयन का वासुदत्ता के लिए दुख भी आपको दिखाया जाता है। उदयन वासुदत्ता से प्रेम करता है, उसके लिए दुखी है। संवेदनशीलता का उत्कर्ष भी दिखाया गया दूसरे अंक में। स्वप्न प्रसंग, वासुदत्ता का दर्शन होता है राजा को और फिर उसके बाद कर्तव्य का आवाहन होता है। सपने के बाद में डायरेक्ट कर्तव्य आता है कि भाई चलो युद्ध लड़ना है। युद्ध की खबर और उदयन का बाहर आना, जब राजा को युद्ध की खबर मिलती, राजा तुरंत जो है बिना सपने की ओर ध्यान दिए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आप देखते हैं उनके कर्तव्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा अंक, तीसरा अंक की अगर बात की तो तीसरे अंक में होता क्या है, दृश्य कैसे आरंभ होता है। पहली बात, महल के बगीचे में वासुदत्ता जो है अवंतिका अकेली है और दुखी बैठी है। वह सोचती है क्या, वह सोचती है क्या, योग वीरेण जीवाम्यहम प्रियसीम पुनः दृष्टमा
कांक्षे यानी वियोग की शक्ति से ही मैं जीवित हूं, ऐसा वो सोचती है। कौन? वासुदत्ता, जो कि अवंतिका के रूप में है। फिर अपनी प्रिय को फिर से देखना चाहती हूँ। प्रेम से अलग होने का दर्द उसे जगाए रखता है, वह अभी भी मिलने की आशा में जिंदा है। कौन? वासुदत्ता सोचती है जब राजनीति के संकट के बादल छटेंगे तब जो है हम फिर से मिलाप होगा, हम मिलेंगे राजन से। इस तरीके की आशा लिए वो वासुदत्ता जो है जीवित रहती है। इस श्लोक में विरह श्रृंगार रस की गहराई है, प्रेम की पीड़ा और फिर से मिलने की आकांक्षा दोनों एक साथ साथ दिखाई जाती है। एक तरफ विरह के बादल हैं तो दूसरी तरफ जो है सूर्य रूपी मिलन की आशा भी दिखाई जाती है। माला बनने का दायित्व, बनाने का दायित्व भी पद्मावती को मिलता है, सॉरी इसको मिलता है। एक सेविका आती है और कहती है कि वह नववधु के लिए, नववधु कौन? पद्मावती के लिए और उनके लिए राजायनी की जो है जयमाला की वो माला बना दे, विवाह की माला बनाए। राजा और पद्मावती के लिए माला बनाने के लिए आर्डर मिलता है किसको? इसको क्या नाम है? वासुदत्ता को ही मिलता है। वासुदत्ता मजबूरी में यह काम स्वीकार कर लेती है, ठीक है, और करती है। श्लोक क्या है? केवलम स्त्रिया शीर्ष वेदनम मम दुखादेव निवेदेत, यानी मेरा दुख ही मेरे लिए माला है, ऐसा वो सोचती है। बस अपनी वेदना बांधती हूं मैं इस माले में। दूसरे का महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी उसका मन दर्द से भरा हुआ है और अपने बारे में ही सोच रही है। इस तरीके से यह नाटक हमको दर्शाता है। नाटक में यह दृश्य कर्तव्य से व्यथित प्रेम का प्रतीक है। माला बूंदते समय भी मन कहीं और पे लटके रहता है और वो एक प्रकार से राजा में रमा हुआ है। माला भी बनाती है और लेकिन राजा के बारे में सोचती रहती है। ये उदयन की पत्नी, पहली पत्नी वासुदत्ता। उत्सव के बीच में मौन, बाहर शादी का जोश है, संगीत बज रहा है, उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन वासुदत्ता जो राजा की पहली पत्नी है दुनिया में केवल सभ्य निष्क्रिय मौन तरीके से केवल सुन रही है, लेकिन निष्क्रिय है, किसी का प्रत्युत्तर नहीं, सारी बातें सुन नहीं, जान नहीं है, लेकिन कोई उनके पास जवाब नहीं है। सो अपि शुभ समय मौन में श्रुतने वर्धते, यह खुशी मेरे लिए मौन के शब्द से भी गहरा है, ऐसा रानी कहती है। इस तरीके से ये सब वासुदत्ता नाटक में ये सब वाक्य चलता रहता है। बाहरी खुशियां दिखती है, लेकिन भीतर की पीड़ा उसे श्लोकों से उजागर होती है। मौन में भी भाव व्यक्त होता रहता है और इस तरीके से यह मौन करुण रस का मौन विस्तार बन जाता है, जहां काव्य का भाव दोनों मिलते हैं, काव्य और भाव दोनों मिलते हैं। तीसरे अंक में मतलब की भावनाओं की आंतरिक गहराई श्लोकों के माध्यम से मतलब की बहती है, यानी बहती है, बाहर आती है। यह पाठ नहीं बल्कि आत्म अनुभूति का एक क्षण होता है। तीसरा अंक इस तरीके से आपका समाप्त होता है। चौथे अंक में क्या होता है? चौथा अंक दृश्यावली देखें अगर तो स्थान महल का बगीचा है, जो प्रमदा वन यानी प्रेम और आनंद का स्थल कहा जाता है, उसी स्थान का दृश्य है। समय होता है शाही विवाह समाप्ति के बाद का, विवाह समाप्त होता है उसके बाद का समय है, लेकिन उत्सव अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभी प्री वेडिंग वगैरह शादी हो गई, लेकिन उत्सव समाप्त नहीं हुआ है, उत्सव अभी होता रहता है। कहानी का विस्तार यहाँ पर होता है। पहली बात, वासुदत्ता और पद्मावती की साथ साथ उपस्थिति। वासुदत्ता जो अवंतिका जिसका नाम है और पद्मावती दोनों बगीचे में गुलाबों के पास होती है उस समय। वहां राजा उदयन अपनी विदूषक वसंतक के साथ प्रवेश करते हैं। उनके मन में अब भी वासुदत्ता की स्मृति जिंदा है। किसके मन में? राजा के मन में। ठीक है, और वह प्रवेश करते हैं, जो है गुलाब के बगीचे में आते हैं, लेकिन वहां पर पद्मावती जो इसकी करंट की रानी है, वर्तमान में है, और वासुदत्ता जो उसकी पुरानी रानी है। होता क्या है? दूसरा पॉइंट, राजा का स्वप्न पूर्व मनोभाव। वसंतक राजा से पूछता है, क्या पूछता है? कि कौन तुम्हें प्रिय है। राजा से पूछता है कि आपको वासुदत्ता पसंद है, प्रिय है, कि पद्मावती प्रिय है, कौन अच्छी है, वासुदत्ता या पद्मावती? क्वेश्चन करता है वसंतक। राजा झिझकते हुए बताता है, वैसे तो पद्मावती सुंदर है। पद्मावती की बात किए तो वो सुंदर है, किससे? इससे ज्यादा सुंदर है। फिर भी मेरा हृदय वासुदत्ता की ओर अभी भी झुकता है। यानी वासुदत्ता भले ही पद्मावती से कम सुंदर हो, लेकिन पद्मावती अगर और उनमें से चुनने की बात आ जाए तो मैं वासुदत्ता को ही पहले चुनूंगा, ऐसा राजन कहते हैं। ठीक है, भावात्मक खुलासे और चुप्पी यहां पर हो जाती है। पद्मावती और वासुदत्ता यह बातचीत सुनकर के चुपचाप पलट जाती हैं। उदयन की प्रेम भावना राजा के दिल में अब भी गहरी एकदम से बनी हुई है। चौथी बात, नाटकीय सुनवाई और संवेदनशीलता का विस्तार यहाँ पर दिखाया जाता है। यह दृश्य नाटक के सबसे संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक दिल को हिला देने वाले क्षणों में से एक है, जहां पर दोनों रानी राजा को मिलती हैं। और सारांश क्या चौथे अंक का? चौथे अंक में होता क्या है? यहाँ पर
दृश्य उदयन और वसंतक बगीचे में प्रवेश करते हैं। वासुदत्ता और पद्मावती भी वहां पर होती हैं। संवाद वसंतक द्वारा ऐसा प्रश्न कि कौन अधिक प्रिय है। जवाब मिलता है कि पद्मावती सुंदर है पर वासुदत्ता मेरे दिल में आज भी जिंदा है। भाव प्रेम की गहराई उजागर होती है। मनोवैज्ञानिक तनाव खुल करके सामने आता है इस कथन में, मतलब इस अंक में। तो इस तरीके से अंक समाप्त होता है। यह अंक प्रेम और मनोवैज्ञानिक संघर्ष का केंद्र बिंदु है, जहां राजा की आंतरिक भावनाएं अपने चरम पर हैं और यह नाटक में एक गहरी संवेदनात्मक भूमिका में एक प्रकार से आपको दिखाया जाता है। अब आता है पांचवा अंक, कथा का पांचवा अंक। पांचवा अंक की अगर बात की तो दृश्य का आरंभ होता है। स्थान क्या है? महल का गृह, पद्मावती का कक्ष, जो शांति और उपचार का स्थान है, वहीं का दृश्य दिखाया जाता है नाटक में। स्थिति कहाँ की है? पद्मावती को अचानक तेज सिरदर्द होने लगता है। पद्मावती को जब सिरदर्द शुरू होता है और राजा उदयन उसकी देखभाल करने के लिए वहां पर आते हैं। घटनाओं का प्रवाह होता है। फिर राजा का प्रवेश। उदयन हल्के कदमों से कमरे में आते हैं। मन में पत्नी की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मतलब मन में पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता है। अचानक दर्शन, जैसे ही वह कमरे में नजर डालते हैं उनकी आंखें ठिठक जाती हैं। वह कोई और नहीं वासुदत्ता है, ऐसा उनको मतलब वासुदत्ता उनको दिखती है। उसकी आंखों में वही प्रेम, वही अपनापन। उदयन का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो वासुदत्ता को देखते हैं। उस समय भावनाओं की बाढ़ सी आ जाती है, इमोशन एकदम से फटने लगता है। उदयन तुरंत उसकी ओर बढ़ते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, वासुदत्ता का नाम पुकारते हैं। पर जैसे ही पास पहुंचते हैं दृश्य धुंधला होने लगता है और पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था, ना कि ये सत्य था। यानी स्वप्न देखते हैं कि रानी की तबीयत खराब है, वहां पर जाते तो वासुदत्ता निकलती है, यानी कि उसके जगह स्थान पर, किसके स्थान पर? पद्मावती के स्थान पर सपना देखते हैं राजा। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो उनका जो है स्वप्न टूटता है और जब स्वप्न टूटता तो वास्तविकता का उनको जो है साक्षात्कार होता है, वास्तविकता से परिचित होते हैं। मित्र का हस्तक्षेप। विदूषक वसंतक अंदर आता है तब तक जब राजा ऐसे सपने देख रहे होते हैं। हंसते हुए कहता है, महाराज महाराज, आप तो सपनों में ही राज्य चला रहे हैं। क्या हुआ है आपको? आप सपने ही देखते रहेंगे कि राज्य भी चलाएंगे? लेकिन उदयन के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है, ठीक है, बल्कि एक गहरी बेचैनी सी उनके अंदर सताती रहती है। वह मानने को तैयार नहीं है कि यह सिर्फ सपना था। वो ये जानते कि ये वास्तविकता थी। वो वास्तविकता समझते हैं सपने को। ऐसा प्रियतम, ऐसा प्रिय राजा जो था, एक प्रकार से उदयन का जो एक प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण श्लोक। स्वप्ने दृष्टवा प्रियतम तनया जागरणे तु शून्यमिदं हृदयम। यानी स्वप्ने दृष्टवा प्रियतम तनया, स्वप्न में प्रिय का दर्शन हुआ। जागरणे तु शून्यमिदं हृदयम, पर जागते ही हृदय शून्य हो जाता है। यानी कि सपने में तो प्रियतमा मिल गई, जैसे आप जैसे तमाम प्रेमी प्रेमिका होंगे, आप सोते होंगे तो अपने प्रियतमा का दर्शन करते होंगे। लेकिन जब सुबह पिताजी कहते हैं उठो, चलो भैंस खोलो, कोई मतलब कि ठीक है चारा काटो, या फिर कहीं चलना है, उठो भाई सुबह हो गई, बड़ी कष्ट होता है कि भाई अभी तक कितना मौज मस्ती कर रहे थे, काफी पी रहे थे साथ में बैठ करके, और अब चले देखो सुबह उठ गई। तो ऐसे ही राजा को ये विश्वास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं। राजा एकदम सपने की दुनिया में खोए हुए हैं। बसंत तक उनका जो मजाकिया अंदाज में शायराना अंदाज करता है, बगल में खड़ा करके खड़ा रहता है, वह एक प्रकार से कहता है कि जो है राजन, आप तो सपनों में ही राज चला रहे हैं। मजाक करता है। राजा हंसते नहीं, बेचैन से रहते हैं। यह अंक नाटक के भावात्मक चरम में से एक है। यहाँ लेखक दिखाता है कि प्रेम केवल भौतिक उपस्थिति से नहीं बल्कि स्मृति और भाव से भी जीवित रहता है। वासुदत्ता राजा के पास है नहीं, लेकिन वासुदत्ता का जो एक प्रकार से जो बीते हुए पल है वो राजा के हृदय में विद्यमान है। राजा उनको सपने में ही महसूस करते रहते हैं। विशेषता स्वप्न प्रसंग के माध्यम से भावनाओं की गहराई और मन की अस्थिरता को उजागर करने का काम ये रचना करती है, यह अंक करता है। छठा अंक और लास्ट अंक किसका क्या है? हृदय मतलब कि दृश्य का आरंभ होता है। दृश्य कौन सा है? स्थान महल का, राज्यसभा का भवन आता है। ये लास्ट का जो है एक प्रकार सीन है। स्थिति युद्ध में विजय के बाद राजा उदयन के दरबार में विजय समारोह चल रहा है। राजा चूंकि विजय जीत मतलब युद्ध जीत चुके हैं, राजा के दरबार में क्या है मतलब कि विजय का घोष हो रहा है। चारों तरफ माहौल अच्छा बना हो, सब जाम पी रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं, चारों ओर उल्लास और गान का माहौल है, जो है बज रहा है, जो है सब कुछ गाना वगैरह बज रहा है। आगे घटनाओं का प्रवाह होता है। चित्र का आगमन, एक चित्र आता है। होता क्या है बेटा कि सभा में एक अद्भुत चित्र लाया जाता है। उस चित्र में एक सुंदर स्त्री का मनमोहक रूप बनाया गया है। पद्मावती उस चित्र को देखते ही ठिठक जाती है।
अरे यह तो मेरी सहेली अवंतिका है, और ये अवंतिका पद्मावती की ही चित्र उसमें बयां करते हैं, पद्मावती का ही चित्र उसमें छपा हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मंत्री का रहस्य उद्घाटन। मंत्री योगन जो है तब मंच पर आता है, तभी मंच पर प्रवेश होता है किसका, योगन का। योगन मंत्री जो है प्रधानमंत्री, वो आता है, जो अब तक एक भिक्षुक के भेष में छिपा हुआ था। ठीक है, क्योंकि वासुदत्ता भी छिपी थी और योगन भी छिप गया था। अब वो भी सामने आता है, और सामने आता है वह सबको सही सही बातें फिर बता देता है। वो कहता है, महाराज यह अवंतिका वास्तव में अवंतिका नहीं है, यह अवंतिका, ये वासुदत्ता आपकी प्रियतमा पत्नी है, और मैं आपका मंत्री हूँ, योगन हूँ। हमने भी यह योजना बनाई थी कि हम जो है जानबूझ करके जल जाएंगे, ताकि यह लगे कि सही मुझके मतलब कि सही सही आग लगी है, और ऐसे में हम झुलस गए हैं, जल गए, हमारी मृत्यु होगी, ताकि राज्य सुरक्षित रह सके। ठीक है, ताकि आपका जो है मगध राजकुमारी अवंती मतलब पद्मावती से शादी हो जाए। विलन का छठ जब ऐसा बताता है योगेंद्र, जैसे ही यह सत्य सामने आता है, राजा एकदम से वासुदत्ता को आगे बढ़ करके जाकर के गले से लगा लेते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक और बिछड़न का दर्द है और दूसरी ओर पुनर्मिलन की मिठास। इस तरीके से इस दर्द और मिठास के बीच में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पूरी कहानी खत्म होती है। यह दर्द और मिठास की कहानी, यह अंतर्द्वंद की कहानी, यह एक प्रकार से एक नेतृत्व करता है राजा के कर्तव्य और एक स्त्री और एक पुरुष के प्रेम के बीच के द्वंद्व की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जहां पर एक तरफ जो विषण का दर्द है, एक तरफ तमाम प्रकार के सवाल मन में उठते हैं राजा के और वासुदत्ता के, और दूसरी तरफ जो है मिलने की उत्कंठा और मिलने का जो है जो कहीं ना कहीं मिठास है, उस मिठास के माध्यम से कहानी खत्म होती है। और यहीं पर एक प्रकार से पर्दा गिरता है, दृश्य यहीं पर खत्म हो जाता है, और इस तरीके से सारी चीजें हो जाती है। समापन कैसे होता है बेटा? पद्मावती भी सत्य को सहजता से स्वीकार करती है, जिससे तीनों के बीच प्रेम, सम्मान और बंधन मजबूत हो जाता है। पद्मावती को भी पता चलता कि हाँ भाई, उसकी पत्नी तो पहले से ही थी, जो कि जिंदा हो गई है, तो उसको दुखी नहीं हुई थी, वो खुशी होती कि हाँ चलो भाई ठीक है। समापन हो जाता है बेटा। सभा में सब सुखी से मतलब खुशी से झूम उठते हैं। राज भी सुरक्षित है और प्रेम भी सुरक्षित है। नाटक का अंत विजय, प्रेम और विश्वास की जीत के साथ होता है। और इस तरीके से आप देखते हैं कहानी का अंत होता है। एक नाटक जो कि एक जबरदस्त नाटक है, उसका अंत होता है। यह केवल नाटक ही नहीं बल्कि एक ऐसा नाटक है जो कि लोगों के दिलों में आज भी विद्यमान है। उदाहरण श्लोक, मिलिता या प्रियतमा जाइनो अयम नृपः पुनः राज्यम चा सुरक्षितम त्रयाणा त्रया त्रया त्रणानाम प्रेम बंधनम। यानी कि मिलिता या प्रियतमा जाइनो अयम नृपः पुनः, प्रिय का पुनर्मिलन हुआ, राजा ने पुनः विजय पाई, जानियो जानियो एवं नृपा पुनः। ठीक है, राज्यम चा सुरक्षितम, राज्य सुरक्षित है, त्रया राम प्रेम प्रेम बंधनम, यानी कि और तीनों का प्रेम बंधन अटूट हो गया है। राजा पद्मावती और वासुदेवता के साथ सुख का जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ जो है एक कहानी का अंत होता है, एक नाटक का अंत होता है बेटा। यह नाटक, यह अंक नाटक का परिणति बिंदु है, यहाँ पर लास्ट बिंदु है, समापन होता है। यह राजनीतिक विजय और व्यक्तिगत प्रेम दोनों का समापन एक साथ होता है, और दोनों सुखी सुखी, क्योंकि राजा युद्ध भी जीत जाते हैं और साथ ही साथ में उनको प्रेम भी मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एक सुखांत नाटक का अंत होता है। विशेषता यह है कि पुनर्मिलन, क्षमा और संबंधों की परिपक्वता का सुंदर चित्रण, जो कि पद्मावती राजा को क्षमा भी कर देती है, वासुदत्ता भी क्षमा कर देती है राजा को, राजा भी एक प्रकार से क्षमा कर देते हैं योगंधरण और पद्मावती को कि बिना बताया आपने ऐसे निर्णय लिए। ठीक है, और इस तरीके से यह कहानी यहाँ पर, यह नाटक समाप्त होता है। इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया चीजों को। ठीक है, अब नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे चल करके हम इसके और भी चीजों को, जैसे भाषा शैली हो गई, ठीक है, विशेषता हो गई इसकी, इन चीजों को हम बहुत ही विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आगे चल करके हम चीजों को और समझते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपने कथानक को समझ लिया आज की वीडियो के माध्यम से, कथानक हो गया। आगे की वीडियो में भाषा शैली, विशेषता, ठीक है, इसके महत्व, इसका जो है वातावरण, इसकी शैली, इसका वातावरण, इसमें जो कथानक है वो सब हम विस्तार से आगे चल करके समझेंगे। राजा उदयन का चरित्र, राजा उदयन के साथ साथ हम और आगे दूसरी वीडियो पार्ट 2 भी इसका आएगा, ध्यान रखिएगा। इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लगभग में 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आपका 1 घंटे क्लास आज हो गई, अगली क्लास जो आएगी इसका पार्ट 2 आ जाएगा, तो परेशान नहीं होगा उसके लिए। तो स्वप्न वासुदत्तम नाटक का आपने सभी अंकों की विशेषता, सभी अंकों को आपने समझ लिया।
यह नाटक एक जबरदस्त नाटक था जिसमें आपने समझा। अब अगले अगले पार्ट में हम लोग भाषा शैली देखेंगे, भाषा क्या है, शैली क्या है, इसकी विशेषता क्या है नाटक की, ठीक है। और नाटक की विशेषता के साथ साथ जो है चरित्र क्या है, यानी कि इसका युगंधरायण का चरित्र पूछाता है, वासुदत्ता का चरित्र पूछाता है, पद्मावती का पूछाता है, और राजा स्वयं का, यानी राजा का क्या नाम है, उदयन, उदयन का। इस तरीके से सब कुछ आप चर्चा करेंगे और उसके अंदर 20 एमसीक्यूज हम चर्चा करेंगे, 20 से 25 एमसीक्यूज जो है इसी सेकंड पार्ट में। इस तरीके से आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा, ठीक है। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसएमएस कीजिएगा 9161936062 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर के नाम, प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। केवल 100 रुपए फीस में सब कुछ मिलेगा। आप किताब खरीदोगे, आप सीरीज खरीदोगे, आपका कम से कम 400-500 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप हमसे जुड़ोगे, केवल 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। केवल संस्कृत का ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको तीनों सब्जेक्ट आपके होंगे उनका मिलेगा, माइनर का भी मिल जाएगा, और को करिकुलर में आपका फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन जो आपका पूछा जाता है, ठीक है, उसका लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार कर दिया गया है। वो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में, सारी व्यवस्था है। तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए इस नंबर पर 9161936062 पर, और तुरंत अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में लिख करके भेजिएगा। आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए जमा करने होंगे। जैसे जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर लाइव क्लास सब कुछ होगी। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको गर्ल्स बॉयज ग्रुप दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था, सारी चीजें करी, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेसी की पूरी व्यवस्था रहेगी। सब कुछ आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट बेसिकली आपको मिलने वाला है। सारे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी। सब कुछ मिलेगा सभी विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी, उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, ठीक है। संस्कृत आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, वासुदत्तम जो नाटक है, स्वप्न वासुदत्तम महाकवि भास का, ये नाटक आपसे हमेशा प्रश्न में आते रहते हैं और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे आते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जो है एक वीडियो में हम अब जो है अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में चर्चा करेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसका जो दोनों पार्ट है उसको भी ऐसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिस तरीके से आज हमने इसको देखा। इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।